नमस्कार दोस्तों, नीट पीजी काउंसलिंग जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, हमने ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस कवर करने की ट्राई की है। कुछ ब्रांचेस जो छूट गई, जिसमें एक सबसे बड़ी ब्रांच है। सबसे बड़ी ब्रांच, इसका मायना ये है कि सबसे टॉप रैंकिंग स्टूडेंट्स इसके लिए जा रहे हैं, बहुत ही डिमांडिंग है, वो है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का क्रेज क्यों बना हुआ है दोस्तों? क्योंकि ये नॉन इमरजेंसी ब्रांच है। आज जितना भी कुछ भी बोलो, लोगों को ये है कि लाइफस्टाइल की बहुत चिंता पड़ी है, अपनी लाइफस्टाइल या वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत पड़ी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी ब्रांच सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें इमरजेंसी ना हो, जिसमें साफ सुथरा काम हो और जिसमें अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके और उसके साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सके और अपना पैसा भी ठीक ठाक उन्हें मिले। डर्मेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है। यही डर्मेटोलॉजी की डिमांड क्यों बढ़ी? हमारे जमाने में 30 साल पहले ये था कि डर्मेटोलॉजी कोई लेता ही नहीं था। डर्मेटोलॉजी कोई लेता नहीं था, खाली सीटें बच जाती थी, जो बच जाती थी आउटसाइड कॉलेज वाले आके ले जाते थे। तो आज इतना क्रेज क्यों है? देखो दोस्तों, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों को यानी एक आउटलुक बढ़ा है, कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ा है, लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, लोग अपनी मॉडलिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लोगों को भी अपना अच्छा दिखना पसंद है, लोगों को बूढ़ा दिखना पसंद नहीं है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। पहले होता था कि 50 साल का मैं हो गया भाई, मेरा तो लोग ऐसा ही रहने वाला है, मेरे तो बाल झड़ने ही वाले हैं, मेरे तो झुर्रियां आने ही वाली है, तो ये एक्सेप्टेड था। लेकिन अब लोग पसंद करते हैं कि भाई 50 साल हो गया तो मैं क्यों ना अच्छा दिखूं, मुझे हक है। मान लो मैं मोटापा है या मेरे गाल या हो गए, मेरे लिप्स मान लो नेचुरली अगर वो नहीं है, तो मैं इसका शेप बदल सकता हूँ, मैं अपनी नाक का शेप बदल सकता हूँ। बाल झड़ गए तो मैं बाल नए लगा सकता हूँ। मेरे कोई लीजन्स है तो मैं इसे लेजर से मिटा सकता हूँ। तो डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी है जो इसमें, डर्मेटोलॉजी में मेन क्या होता है? मेन प्रैक्टिस में होता है एक तो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी या जनरल डर्मेटोलॉजी। जनरल डर्मेटोलॉजी ये होता है कि आप स्किन, नेल और हेयर के जो है डिजीजेज है, पैथोलॉजी, उसको ट्रीट करते हो। एलर्जीज की भी आप ट्रीटमेंट करते हो। तो ये हो गया जनरल डर्मेटोलॉजी। उसके बाद आता है एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। जी हाँ, इसी के लिए इसी का क्रेज है और इसी की जो है प्रैक्टिस बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, इसलिए लोग इसमें जा रहे हैं। क्या है ना, इसमें लोग आराम से पैसा खर्च करेंगे। भाई मुझे अच्छा लगना है, मुझे मॉडलिंग करना है, मेरा कोई दाग है हटाना है, मेरा कोई यानी जो है पैपिलोमा है वो हटाना है, मुझे अपने हेयर ट्रांसप्लांट करने हैं, तो इसके लिए लोग मांगो उतना पैसा देने के लिए तैयार होंगे। इसमें कोई गवर्नमेंट स्कीम नहीं आती। अब सोचो, फिर दूसरा होता है कि फार्मा कंपनी जो होते हैं, कॉस्मेटिक्स और जो जो स्किन के जो लोशंस होते हैं, जो दवाइयाँ होती है, वो इतनी कॉस्टली होती है। और तो फार्मा कंपनी भी आपको मानो ना मानो अच्छी खासी ऑफर्स देती है, अच्छी खासे पर्क्स देते हैं आपको। कॉन्फ्रेंसेस में इनको, जो डर्मेटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस होती है, वो मानो किसी न्यूरो सर्जरी या ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा ही यानी होती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत ही विशाल और यानी ग्लैमरस कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, स्पॉन्सरशिप काफ़ी सारी मिलती है। तो एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक्स में होता है क्या, इन लोग लेजर्स यूज़ करते हैं। मान लो कोई मोल निकालना है, कोई पैपिलोमा निकालना है, कोई दाग निकालना है, कोई टाटू ही निकालना है, टाटू ही चेंज करना है। भाई पहले मेरा बॉयफ्रेंड ये था, उसका मैंने टाटू लगाया, अब मैंने चेंज कर दिया है तो मैं टाटू हटाना चाहता हूँ। तो ये भी एक कारण होता है, क्योंकि टाटूज बढ़ गए तो टाटू हटाना भी पड़ेगा। ये मैं जरा मजाक से ले रहा हूँ, मगर ये हकीकत है। दूसरा होता है फिलर्स होता है। फिलर्स होता है, मान लो मेरे गाल नीचे उतर गए, मुझे ये फिलअप करना है, मेरे गाल चबी बनाना है या और कुछ है, तो फिलर्स का बढ़ गया है। मेरे लिप्स है, उसको मुझे नेचुरली लिप्स मेरे श्रंक करने, उसे मुझे और प्रोमिनेंट बनाए, पाउटिंग बनाए, उसके फिलर्स भी होते हैं। मुझे अपनी नाक एलिवेट करनी है। फिर आता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट। मान लो जैसे एज होती है, रिंकल्स आपको आ जाते हैं, तो रिंकल फ्री स्किन मुझे चाहिए। तो रिंकल फ्री स्किन के लिए इन लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मान लो रिंकल्स है तो यहाँ बोटॉक्स लगा दिए, तो आपकी जो है स्किन है, आप जानते हो बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है वो एक मसल का स्पाज्म करता है, जो होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी में से क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म में आता है। तो वो जो है स्किन, जो यहाँ के मसल्स होते हैं, फेशियल मसल्स को टाइट कर देता है। तो मान लो वो 3 से 6 महीने तक उसका असर रहता है, तो मसल्स टाइट रहते हैं, तो झुर्रियाँ आपकी दिखती नहीं है। तो ये होता है कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक के लिए लोग इसमें जा रहे हैं। दूसरा होता है स्किन का जो डिग्री होता है, वो एक्चुअली स्किन एंड वेनिरल डिजीज होता है। एमडी स्किन एंड वेनिरल। वेनिरल डिजीज दोस्तों क्या है? वेनिरल डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस। मुझे नहीं पता कितने लोग उसको एक्टिवली प्रैक्टिस कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं किसी को एक्सक्लूसिवली स्किन वीडी का ही ट्रीटमेंट, वेनिरल डिजीज का ही ट्रीटमेंट करना है चाहिए। लेकिन हो क्या गया है,
एक्सक्यूज मी, हो क्या गया है कि इसमें मान लो किसी को यानी एक वार्ट हुआ है या कुछ हुआ है, कोई पैपिलोमा हुआ है या गोनोरिया हुआ है, गोनोरिया यूरेथ्राइटिस हुआ है, सर्विसाइटिस हुआ है, कुछ हुआ है या वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, डायग्नोस्टिक एंटीबायोटिक होता है। मान लो जिस एरिया में, मान लो ऐसे एरियाज है जहां पर मान लो इलीगल सेक्स ज्यादा हो रहा है, या इस एरिया में जो ट्रैवलिंग सेंटर्स है, टूरिस्ट हब है, वहां पर ये वायरल डिजीज ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जनरल प्रैक्टिस भी मान लो एक सेफ्ट्राक्सोन का इंजेक्शन लगा देता है तो वो गोनोरिया चले जाता है। तो है एमडी मेडिसिन वाला भी ऐसे ट्रीटमेंट कर सकता है। तो ये ओवरलैप हो रहा है। स्किन एंड वेनिरल डिजीज का क्या था कि जो पर्पस ये था कि भाई ना ही जनरल वेनिरल डिजीज, लेकिन जैसे हो गया ट्रिपोनेमा, सिफिलिस, आज आजकल आपको दिखता ही नहीं है, क्योंकि आम जुकाम सर्दी खांसी होते हैं तो सीधा हम एमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन या एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं। तो ये जब जो होते हैं सब क्लिनिकल फॉर्म में अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो ऐसे ही चले जाता है। लेकिन जो वो डिजीजेस है जैसे हो गया HIV, तो HIV का बहुत बड़ा प्रैक्टिस होता था। मेरा खुद का एक दोस्त है जिसने टारगेटेड यानी उसको डिप्लोमा मिला तो डिप्लोमा स्किन एंड वीडी लिया और उसने एक्सक्लूसिवली अपने आप को 20 साल पहले प्रोजेक्ट किया कि मैं HIV स्पेशलिस्ट हूँ, और उसकी प्रैक्टिस खूब चल रही है। इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि ये होता है कि प्रोफेशनल सीक्रेसी रखी जाती है। तो प्रोफेशनल सीक्रेसी रखी जाए तो पेशेंट का है, पेशेंट आपको चिपक के रहता है, पेशेंट आपसे जाता नहीं है। और ये कई सारे पेशेंट है जो कंटिन्यूसली फॉलोअप में आते हैं, लॉन्ग टर्म पेशेंट्स होते हैं जिनका फॉलोअप होता है, ट्रीटमेंट होता है। हालांकि HIV का ये हो गया है कि आजकल इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया दवाई आ गई कि HIV बहुत ही कंट्रोल स्टेज में रहता है। HIV पॉजिटिव भले ही हो मगर वो नॉन इन्फेक्शियस स्टेज तक पहुंच जाता है। तो पीपल आर लिविंग नॉर्मल लाइफ आफ्टर HIV। स्किन एंड VD, इफ यू कैन प्रोजेक्ट योरसेल्फ, इफ यू कैन मेक योरसेल्फ प्रोजेक्ट लाइक अ वेलकमिंग फिजिशियन, जो यानी अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है, अगर किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, इलीगल सेक्स किया है, तो उसको अगर डर है और उसे मान लो कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो डर बताने से डर रहा है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को उस तरह से प्रोजेक्ट कीजिए, कैनवास कीजिए। सोशल मीडिया आजकल ऐसा आ गया है कि भाई डरिए मत, मेरे पास आइए। जैसे मैंने साइकेट्री के बार बोला था, आई विल गिव यू द राइट ट्रीटमेंट। क्या होता है ना, गलत ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आधी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, फिर जो होता है कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। फीमेल में हो जाता है PID और ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाता है, और इनफर्टिलिटी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। HPV जो होती है वैक्सीन होती है, HPV जो है HPV इन्फेक्शन होता है, दैट कैन लीड टू सर्वाइकल कैंसर। HPV वैक्सीनेशन का भी आप कैंपेन बना सकते हो। यंग टारगेटेड गर्ल्स हु आर जस्ट ट्राइंग टू गेट सेक्सुअली एक्टिव, उनको पहले से ही वैक्सीनेट कर सकते हो। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, कपल्स का एजुकेशन, यंग लोगों का एजुकेशन करके HPV वैक्सीन क्लिनिक भी खोल सकते हो। मान लो मेल में हो गया, यूरेथ्राइटिस हो गया, तो वो अच्छी से ट्रीटमेंट अगर नहीं करते तो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाता है और बाद में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप प्रोजेक्ट कीजिए कि भाई सही आदमी हो, आप सही आदमी हो, आपको ही अप्रोच करें और आप इसको ट्रीट करें। और इसके बाद आता है यानी ट्राइकोलॉजी, जैसे है जो सिर्फ हेयर्स की ट्रीटमेंट होगी। मान लो हेयर्स किसी के झड़ रहे हैं, उसके लिए जो भी है कि भाई टॉपिकल सॉल्यूशंस है या टैबलेट्स है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बनाई जाए, या तो कोई स्किन फंगल इन्फेक्शन है जिससे अगर प्रॉब्लम है तो आपके हेयर्स को हेल्दी बनाया जाए। लेकिन अब एक आता है मामला जो आता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। ये जो है डर्मेटोलॉजी का क्रेज है, जैसे जैसे हेयर ट्रांसप्लांटेशन बढ़ा, जैसे बोटॉक्स बढ़ा, फिलर्स बढ़ा, कॉस्मेटिक लेजर्स का जो सर्जरी बढ़ा, एस्थेटिक कॉस्मेटिक बढ़ा, वैसे डर्मेटोलॉजी की डिमांड बढ़ी। लेकिन आई एम गिविंग यू वार्निंग राइट नाउ, क्योंकि क्या हो रहा है, अब आपकी कंपटीशन सर्जन से भी हो रही है। क्या हो रहा है ना, प्लास्टिक सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन भी आज एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन बन गए हैं। प्लास्टिक सर्जन एक्सक्लूसिवली प्लास्टिक सर्जरी, यानी वो जो था हमारा, मान लो कोई फ्लैप लेते थे या आपका स्किन ग्राफ्ट रखते थे, वो प्लास्टिक सर्जन नहीं रहे। प्लास्टिक सर्जन आजकल अपना एस्थेटिक कॉस्मेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ प्लास्टिक सर्जन मैं एक्सक्लूसिव जानता हूँ सिर्फ एस्थेटिक कॉस्मेटिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जन को क्या एडवांटेज होगा कि वो क्या आता है, वो टमी टक कर सकता है, वो लाइपोसक्शन कर सकता है। आप अगर फिजिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आप बहुत बोटॉक्स दे सकते हो, फिलर्स कर सकते हो, आप तो थोड़ी ना लाइपोसक्शन कर सकते हो।
मान लो एक पेशेंट है जिसको मान लो है वो थोड़ा ओबीज है और ओल्ड है, उसको अपने रिंकल्स भी निकालना है, उसका अपना मोल भी निकालना है, पेपिलोम भी निकालना है, साथ में अपना टमी भी उसको यानी वो करना है, अपने ब्रेस्ट भी ऑगमेंट करना है, सब कुछ करना है। तो प्लास्टिक सर्जन तो उसको यही ऑफर देगा कि भाई मैं तो आपका लाइपोसक्शन भी कर दूंगा, आपका ब्रेस्ट रिडक्शन या एलिवेशन भी कर दूंगा, और मैं आपके पेपिलोमा ये है बोटॉक्स ये भी मैं कर दूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट का जहां तक सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट दोनों जन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था हेयर ट्रांसप्लांट, मान लो 6 7 8 10 साल पहले, तो हेयर ट्रांसप्लांट यानी काफी कम लोग थे, प्लास्टिक सर्जन से इसको कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गया, टेक्नोलॉजी आती गई, बहुत ही वाइड स्प्रेड हुआ, डिमांड बढ़ी, इसमें क्या हुआ, बहुत ही टेक्नीशियंस भी ट्रेन होने लग गए। आज हेयर ट्रांसप्लांट की हकीकत ये है कि जो है सिर्फ हेयर जो पिकअप होते हैं, फॉलिकल हार्वेस्टिंग जो होता है वो प्लास्टिक सर्जन करके देता है, वो भी शायद आधे कर देगा, आधे वो टेक्नीशियन करेगा। लेकिन जो इम्प्लांटेशन है वो सिर्फ टेक्निकल जॉब है, सिर्फ टेक्नीशियन ही करता है। जो सर्जन है लोकल एनेस्थीसिया देता है, हार्वेस्टिंग कुछ कर देता है, बाद में जो है मान लो 2 3 घंटे में उसने कर दिया, बाद के जो 6 7 घंटे है वो सिर्फ टेक्नीशियन ही करता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसे अपना लिया और वो भी करने लग गए, क्योंकि इसमें कोई बड़ी सर्जिकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर है प्लास्टिक सर्जन ने लगा कि ये तो हमारी कंपटीशन, तो इनकी कंपटीशन आज ऐसी चल रही है कि इनके टेक्नीशियन है, मान लो कोई डेंटल सर्जन है जिसको काम नहीं मिल रहा है, तो ये भी इनमें ट्रेन होकर टेक्नीशियन बन गए। हम पीआरपी दे रहे हैं, यानी पीआरपी इंजेक्शन स्काल्प में दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कंपटीशन ऐसी बढ़ रही है, पहले एक एक ग्राफ के लिए मान लो 100 100 रुपया ले रहा, फिर 80 रुपया ले रहा एक हेयर के लिए। आजकल एक हेयर का भाव जा गिरा है 30 रुपया 20 रुपया तक। यानी मान लो 3000 4000 जब आपके हेयर ट्रांसप्लांट करते थे तो आपका यानी कॉस्ट होता था 1 लाख 1.5 लाख रुपया। 1 लाख 1.5 लाख रुपया तो सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन का होता था। और उसके बाद जो है अब जो कॉस्ट है कुछ कुछ यानी है, इतना हद तक कंपटीशन आ गया है कि बोल रहे हम दिवाली ऑफर दे रहे, हम नवरात्रि ऑफर दे रहे। बहुत मजाक सा लग रहा था मुझे जब मैं ये इंस्टाग्राम और यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट्स देख रहा था, डॉक्टरों के एडवर्टीजमेंट कि हम लोग सिर्फ 30,000 में आपका हेयर ट्रांसप्लांट कर देंगे, स्पेशल यानी नवरात्रि ऑफर है। ये तो हद ही हो गई। यानी जिस एम से आप जा रहे थे उसमें आगे जाके कंपटीशन बहुत है। दूसरा मैं बोलता हूं इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करना पड़ेगा। यानी है आप जब क्लिनिक बनाते हो, मान लो एक डर्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक का क्लिनिक बनाते हो, जैसा तैसा क्लिनिक नहीं चलेगा। वहां जैसे तैसे पेशेंट नहीं आने वाले, वो वैसे पेशेंट आने वाले हैं जो 1 2 लाख रुपया सिर्फ अपने लुक्स पे खर्च करना चाहते हैं। आज ऐसे पेशेंट है जिसको एंजियोप्लास्टी करनी हो, उसके पास 1 लाख रुपया नहीं होता है, वैसा पेशेंट तो नहीं आने वाला। आपके पास वो पेशेंट आएगा जिसके लिए 1 लाख 2 लाख अपने कॉस्मेटिक पर, अपने लुक्स पर, मान लो किसी सलून में मैं जाके आई 10,000 अपने बाल पे खर्च करके आई, ऐसी जो है ऐसे जो पेशेंट्स है वो ही लोग तो आने वाले हैं। वो जब आने वाले तो उसको आप जैसे तैसे बेड पे नहीं सुलाओगे, जैसे तैसे यानी रूम नहीं पे नहीं सुलाओगे। यानी जो क्लिनिक होगा वो भी कॉस्मेटिकली एकदम इंटीरियर एस्थेटिक लुक वाला आपका होना चाहिए। बहुत ही सेक्सी सा लुक, बहुत ही बढ़िया सा लुक। यानी वो पेशेंट यानी मैं 5 स्टार होटल में आया हूँ यार, मैं 5 स्टार ट्रीटमेंट करने आया हूँ, मान लो कोई मॉडल ही आ गई, थोड़ी ना ऐसे बेड पे सोएगी। उसको स्पेशल रूम चाहिए, उसको एस्थेटिक वाला रूम चाहिए, उसको ऐसी फैसिलिटी चाहिए। वो दिन भर रहेगी तो उससे उस तरफ का खाना, यानी जो आपको जो इंस्टीट्यूट बनाना है, जो आपका जो क्लिनिक बनाना है, उसमें खर्चा काफी आएगा। एक तो आपको स्पेस चाहिएगी, आपको स्पेस चाहिएगी, यानी आपका जो स्पेस होगा उसमें आपका रिसेप्शन होगा, फिर आपका हेयर ट्रांसप्लांट का यूनिट होगा, आपका लेजर का यूनिट होगा, आपका बोटॉक्स का रूम होगा, और पेशेंट के रेस्टिंग रूम्स भी तो होंगे। यानी मान लो 10,000 स्क्वायर फुट 7 8 हजार स्क्वायर फुट का किसी कॉम्प्लेक्स में आप स्पेस लेते हो, तो अहमदाबाद जैसे सिटी में उसी का 3 4 करोड़ रुपया हो सकता है, 5 करोड़ तक का भी जा सकता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है वो आपको यानी जो लेजर्स वगैरह भाड़े पे भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 5 7 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आपकी अपनी पर्सनालिटी। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट हियर, आई एम नॉट बीइंग लाइक कंपेयरिंग एनीवन। लेकिन जो ब्यूटी पार्लर में आते हैं, मान लो मैं ये नहीं बोल रहा सीरियस डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी का जब आप सोचते हो तो कोई ऐसे नहीं आएगा कि भाई ये डॉक्टर एक्सपर्ट है। यानी वो जब आता है वो देखना चाहता है, मान लो मेल हो तो बहुत ही हैंडसम मेल हो, फीमेल हो तो वो ब्यूटीफुल फीमेल डॉक्टर हो।
सही में ये साइकोलॉजी प्ले करती है। आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आपको अपना लुक से, अपना ये है, अपना वेयर है, सब यानी प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। एक सर्जन होता है कुछ भी पहन के आ जाए, कहीं भी आ जाए, उसका सिर्फ सर्जिकल स्किल देखा जाता है या सुना जाता है और पेशेंट आ जाते हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए वो बोलते हैं यार ये कॉस्मेटिक सर्जन ये खुद कैसा है, यानी आपको अपना एटिकेट, अपना ड्रेसिंग, अपना पर्सनालिटी वो मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें हकीकत ये है कि फीमेल्स के पास लोग ज़्यादा जा रहे हैं। एक माइटलिटी होती है, मान लो जैसे है कि ऑब्स्टेटिक्स के लिए पेशेंट्स आर कंफर्टेबल टू गो टू फीमेल। डर्मेटोलॉजी के बारे में भी ऐसा है, डर्मेटोलॉजी है जो खूबसूरती से रिलेटेड है। स्किन का प्रॉब्लम भी अगर है तो वो खूबसूरती से ही रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं आपकी साइकी में ही होता है, खूबसूरती यानी फीमेल पे आ जाता है। और फीमेल जो है तो फीमेल अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके सक्सेस होने के चांस ज्यादा है। ये आप मेरी बात मान के चलिए। मेल डर्मेटोलॉजिस्ट का मैं डिप्रेस नहीं, आप हो सकते कपल हो सकते, यू कैन बी हस्बैंड वाइफ कपल हु बोथ प्रैक्टिस। आप सीरियस जनरल डर्मेटोलॉजी और वेनिरल डिजीज प्रैक्टिस कीजिए और आपकी वाइफ जो है वो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी प्रैक्टिस करे, आप उसमें उसके असिस्टेंट बन जाइए। इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा है, लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो, खूबसूरत सी ब्रांच है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, पैसा भी इसमें आने वाला है, कंपनियां भी, स्पॉन्सरशिप भी बहुत आने वाली है, मज़े ही मज़े हैं। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गई है। ये 5 साल पहले की डर्मेटोलॉजी अब नहीं रही, डेफिनेटली बड़े शहर में नहीं, और छोटे शहर में थोड़ी ना कोई हेयर ट्रांसप्लांट करने जाने वाला है। छोटे शहर का मेरा मतलब है कोई 50,000 या 1 लाख का जो टाउन है वहाँ थोड़ी कोई यानी हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक लेजर करने या बोटॉक्स करने जाने वाला है। तो आपका है टाइप ए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप बी, इस टाइप का सिटी है जहाँ कंपटीशन है। So all the best for those who have selected dermatology as their branch, but keep these points which I have given you, keep these points in your mind when you start your practice. So all the best and all the best for the future. अगर कोई suggestions है, comments है, तो please put in the comments so that I can include your comments, taking your name in my Q&A videos. All the best for now, और बने रहिए, प्रिस्क्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ दोज हु डोंट गेट दिस प्रॉपर गाइडेंस। आई एम डॉक्टर बिमल चाया, साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।